हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका मेरे चैनल D2 और स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों केपलर का नियम। क्या है दोस्तों केपलर का नियम क्या है, कितने नियम है, सब का नियम क्या हम लोगों को कहता है, कैसे इसको समझेंगे, बहुत आसान तरीके से दोस्तों डिस्कस करेंगे आज हम दोस्तों। तो इसके लिए वीडियो को अंत देते रहिएगा दोस्तों, बहुत हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है, बहुत शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई वीडियो सीखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम्हारा नियम क्या है, केपलर का नियम। देखिए केपलर जो थे ना, जोहान्स केपलर, वो वैज्ञानिक थे। जोहान्स केपलर साहब क्या बताए ग्रह के बारे में, ग्रह के मौसम्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या आंकड़ा निकाला, वही नियम जो है ना पूरा केपलर का नियम कहलाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो केपलर का जो नियम है ना वो 3 नियम है। केपलर साहब, जोहान्स केपलर साहब 3 नियम दिए थे। सबसे पहला दोस्तों केपलर का नियम जो है ना वो तो क्या कहता है ना, देखिए बहुत सारे साइंटिफिक जो आए, साइंटिस्ट जो आए वो को कहते थे कि सूर्य के चारों जो ग्रह होता है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। लेकिन वही में जोहान चाचा आए, वो कहे ना केपलर चाचा कि नहीं, गलत बात है। जितना भी ग्रह है ना वो सूर्य के चारों वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करता, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इसका मतलब देखिए, समझिए दीर्घ वृत्ताकार मतलब क्या होता है। देखिए दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है दोस्तों ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ी ऐसे लिख देता हूं, अच्छा लगेगा देखने। ऐसे ये देखो दीर्घ वृत्ताकार होता है। अब दोस्तों उसमें उन्होंने बताया था जो हांस केपलर ने कि जो सूर्य के चारों जितना भी ग्रह होता है ना वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ना कि वृत्ताकार पथ पर। और उन्होंने ये बताया कि जो फोकस पे नाभि में सूर्य होता है, यानी कि सूर्य कहां पे होगा, यहां पे हो जाएगा। आप लोग दोस्तों क्लास 11th में आइएगा ना मैथ में, तो आपको पढ़ना होगा दीर्घवृत्ताकार और इलिप्स पढ़ना मिलेगा। तो दोस्तों वो क्या होता है ना, ऐसे होता है, वो इस तरह से ऐसे होता है। और दोस्तों यहाँ पे नाभि होता है कहीं भी, तो ये दोस्तों दीर्घवृत्ताकार हो गया। तो उन्होंने सारे लोग साइंटिस्ट, जैसे अरे समझिए दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग कहते थे कि वृत्ताकार पथ पर गति करता है ग्रह, उसमें बीच में सूर्य होता है। लेकिन जो हांस केपलर साहब बताएं कि नहीं, जितना भी ग्रह होगा ना वो दीर्घवृत्ताकार पर गति करेगा और उसमें नाभि में सूर्य होगा। अब बताइए दोस्तों, जब यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान आ गए तो हमारे भारत के विद्वान पीछे रहेंगे नहीं। तो दोस्तों आर्यभट्ट साहब ने ही बताए थे, आर्यभट्ट ने ही बताए थे कि जो ग्रह होता है ना वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर गति करता है। तो अंडाकार बोलिए या तो दीर्घवृत्ताकार, वही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साइंटिस्ट, इंडिया के साइंटिस्ट भी कम नहीं तो भी बहुत बड़े विद्वान थे। भले उनके पास प्रचार प्रसार करने के लिए माध्यम नहीं था, इसलिए वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाए उनका विचार, लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दीर्घवृत्ताकार। तो फर्स्ट नियम यही कहता है कि जितना भी ग्रह होता है सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर गति करता है और उसके नाभि में सूर्य होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि केपलर का फर्स्ट नियम से क्या कक्षा के बारे में पता चला ना, कक्षा ने बताया कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो दोस्तों इसीलिए केपलर के फर्स्ट नियम को दोस्तों कक्षा का नियम कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछ दे कि कक्षा का नियम किसे कहा, तो केपलर का फर्स्ट नियम को। तो ये क्या कहता है, इसको लिख देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे लिख देता हूं, इस नियम का प्रतिपादन, इनका पूरा नाम देख लीजिए क्या है, इस नियम का प्रतिपादन जोहान्स केपलर किए थे। अब दोस्तों पहला नियम क्या जाता है हमारा केपलर का नियम, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, प्रथम नियम। दोस्तों ये प्रथम नियम है ना दोस्तों, इसी को दोस्तों हम लोग कक्षा का नियम कहते हैं। आप समझ गए कक्षा का नियम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम से हमारा ना ये पता चल रहा है कि जितना भी ग्रह होता है वो सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर गति करता है। तो इसलिए दोस्तों इसको कक्षा का नियम कहते हैं। क्या कहता है दोस्तों ये नियम, क्या कहता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार। देखिए दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई दोस्तों ग्रह होगा, मान लेते दोस्तों यहाँ पे कोई ग्रह होगा, ठीक है, ये दोस्तों मान ग्रह, ये दोस्तों ऐसे नाच रहा है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है। और दोस्तों उसके नाभि में क्या होता है, और दोस्तों उसके नाभि को बोल सकते हैं यहाँ पे फोकस, तो उसके और उसके फोकस पर
और उसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है। यही दोस्तों आपका केपलर का फर्स्ट नियम है। ठीक है, ये क्लास 11 में पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये दोस्तों हमारा प्रथम नियम हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम लोग इसमें क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड नियम आ जाएगा, केपलर का सेकंड नियम। तो केपलर का सेकंड नियम दोस्तों देखिए, सेकंड नियम जो है दोस्तों देखिए क्या कहता है। सेकंड नियम जो कहता है ना दोस्तों, क्या कहता है ना कि किसी ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम लोग को समझ में नहीं आया। देखिए इसको मैं हटा देता हूं। देखिए सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा ना, तो दोस्तों मैं मान लेता हूं रेखा मिला लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाला रेखा जो होता है दोस्तों ना, वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। मान लीजिए टी समय में इतना कुछ क्षेत्रफल, इसके बीच में कुछ क्षेत्रफल निकालिएगा ना, फिर तो मान लीजिए ये ग्रह दोस्तों यहाँ पे जाएगा, तो वहां पे भी कुछ समय होगा, डेल्टा टी मान लेते हैं। फिर वहां भी दोस्तों उसको ग्रह से मिलाएंगे रेखा को, जैसे मान लें ग्रह मान यहाँ पे आ गया, तो दोस्तों यहाँ से भी फिर मिलाएंगे दोस्तों में मिलाएंगे इसे। ठीक है, तो दोस्तों यहां से देखो इसको रंगिएगा ना, देखिए तो दोस्तों यहाँ देखिए, चूंकि गर्म मान लीजिए यहाँ डेल्टा टी समय में यहाँ पे था। ठीक है, और दोस्तों उसी के बाद दोस्तों यहाँ में टी समय में यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों ये जो क्षेत्र दूरी जो मिलाने वाली रेखा जो है ना, इसके बीच में कुछ क्षेत्रफल होगा ना, ये दोस्तों समान समय में समान दूरी तय करेगा। माने समान, मान लीजिए बोलते हैं पांच बोल सकते हैं, पांच क्या बोल सकते हैं, 5 महीना में दोस्तों ये इतना क्षेत्रफल तय करेगा, तो दोस्तों फिर उसके बाद 5 महीना में उतना ही तय करेगा को जो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल यानी बोल सकते हैं इसमें क्षेत्रफल का चर्चा हो रहा है, तो क्षेत्रफल यानी दोस्तों इस बोल सकते हैं सेकंड नियम को क्षेत्रफल का नियम कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल का नियम कौन सा कहा जाता है, केपलर का दूसरा नियम को, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल का चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से लिख देता हूँ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम बहुत बार एग्जाम में आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि निम्नलिखित में क्षेत्रफल बोल सकता है ऐसा केपलर का कौन से नियम को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं, तो द्वितीय नियम को। तो ये दोस्तों क्या कहते हैं, दोस्तों क्या कहता बोला जाता है दोस्तों, क्या प्रत्येक ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्षेत्रफल तय करता है, अर्थात दोस्तों क्या बोल सकते हैं, अर्थात ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। यही दोस्तों आपको केपलर का सेकंड नियम है। इसको रंगिएगा ना दोस्तों, बीच में कुछ क्षेत्रफल आएगा ना, तो निकालिएगा ना क्षेत्रफल दूरी से, और यहाँ भी रहेंगे तो निकालिएगा ना, क्योंकि ग्रह तो बदलते जाएगा ना हमेशा, कभी यहाँ पे आएगा कभी वहां पे आएगा, तो ये दोस्तों दूरी हो जाता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया सेकंड नियम, इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। इसका दोस्तों दूसरा बार हमारा दोस्तों थर्ड आ जाएगा दोस्तों तृतीय नियम, केपलर का तृतीय नियम। देखिए दोस्तों तृतीय नियम दोस्तों क्या होता है ना, ये तो तृतीय नियम ना सूर्य ग्रह से आवर्त काल से रिलेटिव है। केपलर का नियम जो है तीसरा नियम जो है आवर्त काल से रिलेटिव है, और इसलिए दोस्तों इसको आवर्त काल कहते हैं। इसमें दोस्तों समझिए क्या कहता है, ये दोस्तों कहता है ना कि किसी भी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी जो होता है ना, किसी भी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी का वर्ग बोल सकते, देखिए किसी भी दोस्तों बोल सकते, ये क्या कहता है नियम, थर्ड नियम, कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की दूरी के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। मान लीजिए दोस्तों औसत दूरी मान लीजिए इसका मान लीजिए r है, ठीक है, औसत दूरी, और दोस्तों इसमें लीजिए ग्रह का आवर्तकाल t है। तो तीसरा नियम क्या कहता है ना कि ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर, आवर्तकाल या तो परिक्रमण काल बोल सकते हैं, आवर्तकाल का वर्ग उसके औसत दूरी यानी कि r के घन के समानुपाती, घन यानी कि q के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर समानुपाती r का q। ये केपलर का तृतीय नियम कहता है। और दोस्तों चूंकि यहाँ पे आवर्त काल का चर्चा हुआ है, परिक्रमण काल का चर्चा हुआ है, इसीलिए केपलर के थर्ड लॉ को परिक्रमण काल का नियम या तो आवर्त काल का नियम कहते हैं। ठीक है,
यानी बोल सकते हैं कि क्या किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह तथा सूर्य के बीच के दूरी के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं, आवर्त काल का नियम। तो आपसे सवाल आ सकता है, या तो बोल सकते परिक्रमण काल का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्या कहता नियम समझिए पहले। दोस्तों क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी भी ग्रह के क्या बोल सकते परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य के बीच के औसत दूरी के दोस्तों घन यानी क्यूब घन के दोस्तों क्या होता है, समानुपाती होता है। ये देखिए समझते, ये दोस्तों यानी कि इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, यानी कि परिक्रमा दोस्तों, यानी कि परिक्रमण का मान टी है ग्रह का, तो दोस्तों टी स्क्वायर हो जाएगा और समानुपाती आर का क्यू हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो आया ना टी स्क्वायर समानुपाती आर का क्यू, यही दोस्तों आपको केपलर का थर्ड नियम हो गया। अब इसको कुछ एक्सपेंड भी कर सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है दोस्तों, कोई कांस्टेंट आता है ना, तो टी स्क्वायर यहाँ पे बराबर में आ जाएगा, कोई दोस्तों मान लीजिए कांस्टेंट मान लीजिए के आ जाएगा, यहाँ पे आर का क्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मान लीजिए दो ग्रह के लिए भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, T1 के स्क्वायर बटा में T2 के स्क्वायर बराबर में यहाँ पे R1 के क्यू बटा में यहाँ पे R2 का क्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये आपको आ जाएगा डेरिवेशन एक तरह से। एक यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल भी सवाल आ जाते हैं, जैसे दे देगा ना कि मान लीजिए दे देगा कि ग्रहों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, तो उस ग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, ऐसे सवाल आपको आएगा मिलने को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये केपलर का नियम यही है, यहीं तक, इससे ज्यादा केपलर नियम कुछ है ही नहीं, अंदर में कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, बस यही केपलर का नियम है। प्रथम नियम कक्षा का नियम, इसे द्विघटाकार कक्षा पर गति करता ग्रह। सेकंड नियम क्षेत्रीय चाल नियत रहेगा, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा ग्रह। तीसरा नियम परिक्रमा काल का वर्ग उसके औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, यही आपका तीसरा केपलर का नियम है। ठीक है, तो ये हमारा केपलर का नियम जो मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो जो बच्चे अंत तक देखेंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही, वीडियो में अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तक बटन तो दबाना इसमें कुछ है नहीं, आपको लगता है बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो का आप सामने पहले पहुंचते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, अपरिचित हैं, इसको जानेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों मैं भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ आपको सिखाता हूँ, तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद जय भारत। हुई